नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लंबी अवधि के निवेश के लिए फिक्स्ड इनकम में खास तौर पर आप कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मसलन पब्लिक प्रोविडेंट फंड कई लोगों का पसंदीदा प्रोडक्ट है। वहीं एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अपने रिटायरमेंट पर्पस के लिए निवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये दोनों आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं? एनपीएस यहाँ पे पीपीएफ, कौन सा चुनना चाहिए? इस पर करते हैं आज एक खास चर्चा। हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। प्रतिभा, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस पेशकश में। और पीपीएफ और एनपीएस हमेशा से ही निवेशकों का काफी पसंदीदा निवेश विकल्प रहा है और कंफ्यूजन भी लोगों में ये जगाता है कि एनपीएस लें या पीपीएफ लें। तो आपकी नजर में लंबी अवधि के निवेश के लिए एनपीएस सही है या फिर पीपीएफ में निवेश करें? देखिए, आमतौर पे जब लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट होता है तो हम ये सोचते हैं कि इतना टाइम फ्रेम में इक्विटी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। उसका वॉलेटिलिटी जो भी उतार चढ़ाव है वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा और अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। पीपीएफ जो है वो कंप्लीटली डेट इन्वेस्टमेंट है। गारंटीड रिटर्न्स आपको मिलेगा पीपीएफ में। 15 साल के लिए आपको लॉक इन कर देता है पैसे को और उसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेगा। कितना गारंटीड रिटर्न्स मिलेगा? आज की तारीख में आप 1.5 लाख तक डाल सकते हो, टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट है और 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा। Whereas जब आप एनपीएस में डालते हो तो अ लार्ज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इक्विटी में जाता है। इक्विटी में आपका रिटर्न्स बहुत अच्छा आ सकता है। तो इसमें लंबे अवधि के लिए एनपीएस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो 15 इयर्स तक मतलब बार बार इन्वेस्ट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उनके लिए पीपीएफ भी ठीक है। या फिर पीपीएफ अगर उनका स्मॉल हिस्सा है आपने पूरे पोर्टफोलियो का तो पीपीएस भी ठीक है। लेकिन एनपीएस में इन्वेस्ट करते वक्त ये जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट्स आप पूरी तरह से निकाल नहीं सकते हो। मतलब आप 60 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे तो 60% आप टैक्स फ्री अपने हाथ में आ जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। बाकी 40% में आपको एन्युटी करना कंपलसरी है। और बाय चांस आज की तारीख में कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जल्दी रिटायर हो जाते हैं, राइट? अगर वो जल्दी रिटायर हो गए और 60 के पहले विड्रॉ करना चाहे तो 80% एनपीएस का जो आपका एक्यूमुलेशन है उसका 80% में एन्युटी खरीदना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से एनपीएस का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि वो इक्विटी में है तो आपका रिटर्न्स काफी अच्छा आएगा उसमें। जब आप गारंटी के पीछे भागते हैं तो आपका रिटर्न्स कम होगा, बिकॉज रिटर्न्स और रिस्क दोनों एक ही कॉइन के दो हिस्से होते हैं। बिल्कुल, रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो हिस्से, इसलिए दोनों को आपको तोल के चलना चाहिए कि एनपीएस चाहिए या पीपीएफ चाहिए। एनपीएस का एक और फायदा ये भी है, टैक्स के लिहाज से हमें मालूम है कि दोनों में 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश की छूट तो मिलती ही है, पर 80CC-D के तहत 50,000 का एडिशनल बेनिफिट है एनपीएस सब्सक्राइबर्स को। ये आपको लगता है एक प्लस पॉइंट हो सकता है एज कंपेयर टू पीपीएफ, जो एक एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। जिसका Tier 1 अकाउंट है वो Tier 2 अकाउंट ओपन कर सकता है। और ये 50,000 जो है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज टैक्स आपका एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट आपको मिल रहा है 50,000 का। तो अगर आप 15 साल तक भी इन्वेस्ट करते रहे तो आपका अच्छा खासा रकम बन सकता है उससे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स एडवांटेज मिलेगा। 15 साल में अगर 15-16 लाख भी आपने इकट्ठा कर लिया, उसका 60% आपके हाथ में आ जाएगा एट रिटायरमेंट, और बाकी में एन्युटी भी आएगा। एब्सोल्युटली। और एक रिटायरमेंट निवेश का गणित हमने थोड़ा करने की कोशिश की थी प्रतिभा, जिसके जरिए हम थोड़ा बहुत ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 साल के बाद रिटायरमेंट कॉर्पस किसी का कितना बन सकता है। अभी आपके सामने वो टेबल भी आएगा कि मानिए आपने 1.5 लाख रुपए पीपीएफ और एनपीएस दोनों में डाले हैं। ये हम एक मैक्सिमम अमाउंट लेकर चल रहे हैं किसी के भी टैक्स फ्री कंपोनेंट का। आपका जो निवेश का होराइजन है वो 25 इयर्स दूर है। अब 25 साल के बाद मानिए आपकी रिटायरमेंट है, आपने पीपीएफ और एनपीएस में दोनों 25 लाख डाले। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इसका अनुमान खाली लगा रहे हैं बस दिखाने के लिए, आपको दिखाने के पर्पस के लिए। अब हमें मालूम है कि जो पीपीएफ है उसमें फिक्स्ड ब्याज दर होती है
7.1 अभी मौजूदा के हिसाब से, और एनपीएस में क्योंकि मार्केट लिंक भी है तो हम अनुमानित 11% लेकर चल रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो प्रतिभा, 25 इयर्स के बाद पीपीएफ में 1.5 लाख की रकम 25 साल के बाद 7.1% के ब्याज के साथ 96 लाख रुपीस जनरेट करेगी, इकट्ठा बनाएगी। और एनपीएस में यही जो रकम है वो लगभग 1,72,00,000 बनेगी। शायद ये वो इक्विटी का कंपोनेंट है जो कि एक मैजिक क्रिएट करता है अपने निवेशकों के लिए जब हम एनपीएस की यहाँ पर बात करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, पीपीएफ की अगर खूबियों की बात करें, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रेडिशनली पीपीएफ इतना ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और किसी भी निवेश के लिए अगर आपको कहीं पर कुछ मिलता नहीं है, पीपीएफ में पैसे डाल देते हैं। तो एक पीपीएफ किसी के पोर्टफोलियो का हिस्सा आजकल के टाइम पर भी क्यों हो? आपको लगता है आने वाले टाइम में विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजंस? देखिए, हर एक के पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट दोनों रहना जरूरी है ना। यू कांट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो डेट कंपोनेंट को आप कहाँ इन्वेस्ट करें आज की तारीख में? व्हाट आर द काइंड ऑफ रिटर्न जो आप कहाँ पे डेट फंड में डालेंगे तो कितना रिटर्न आएगा आपको, और आप लंबी समय अवधि के लिए आप टिके रहेंगे डेट फंड्स में? चांस बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है कि आपका जो डेट कंपोनेंट है उसको पार्क करने के लिए पीपीएफ इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो 7.1% देता है। तो अगर आप उसके मुकाबले देखोगे कि क्या दे रहा है डेट म्यूचुअल फंड या फिर एफडी, तो 5.5% दे रहे हैं, तो यू आर गेटिंग अ बेटर रिटर्न। तो पीपीएफ हैज इट्स प्लेस एंड इट विल कंटिन्यू टू हैव इट्स प्लेस। जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, टैक्स छोड़ दीजिए 1.5, उसके अलावा वह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए पीपीएफ एक छोटा हिस्सा बनना इट्स नॉट एट ऑल बैड, इनफैक्ट रहना चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया, जिसका डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए कंपल्सरली 15 इयर्स का लॉक इन हो जाता है, और डेट में भी वो कंपाउंडिंग का असर काफी अच्छा आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और किसी के पोर्टफोलियो में दोनों का रोल हो सकता है कि पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, वो बेनिफिशियल रहेगा। एब्सोल्युटली, आपको इक्विटी की भी जरूरत है, डेट की भी जरूरत है। डेट कंपोनेंट का आपका अगर आपको 3 लाख रुपए, मान लो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सालाना, तो 1.5 कैन गो इनटू पीपीएफ। आपका इक्विटी कंपोनेंट में आप एनपीएस कर सकते हो। दोनों करेंगे तो सोने पे सुहागा है। यू शुड इन्वेस्ट इन बोथ, इन एनपीएस एंड इन पीपीएफ, अपार्ट फ्रॉम ऑल योर अदर इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज जो है, जो आपको बेटर रेट ऑफ रिटर्न विथ वेरी लो, लाइक फॉर एग्जांपल एनपीएस में बहुत कम एक्सपेंस रेशो भी है। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। सिर्फ ये जान के करें कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको क्या मिलेगा और क्या आपको एन्युटी के तौर पे मिलेगा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट पीपीएफ का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप किसी भी गोल के लिए इसको फिक्स कर सकते हैं। हाँ प्रतिभा, अगर 15 साल के बाद आपका बच्चे की पढ़ाई का भी अगर लक्ष्य रहा, हालांकि एक कॉर्पस डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमें इक्विटी में तो इन्वेस्ट करना ही होता है, एक गोल को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि एनपीएस में एक माइंड में है कि हाँ एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड एक प्रोडक्ट हमारे पास है, जबकि पीपीएफ को हम किसी गोल से बांध कर नहीं रखते, वो उसमें गोल रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। इज इट प्रतिभा? That is true, very true कि कोई भी गोल के लिए आप निकल, एज लॉन्ग एज वो 15 साल का टाइम फ्रेम आपको रहे। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों का भी लोग पीपीएफ अकाउंट खोल के बेसिक मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करते रहते हैं, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका मेच्योरिटी 5 साल 7 साल में होगा, तो दे कैन यूज दैट फॉर देयर डेट इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। एब्सोल्युटली। एक कॉलर से चलिए बात करते हैं। हमारे साथ जूनागढ़ से प्रतीक त्रिवेदी हैं कॉल लाइन पर शामिल। प्रतीक जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के इस शो में। आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट पर्पस के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमसे सलाह चाहते थे। सवाल आपने हमसे पूछा, हम चाहेंगे थोड़ा सा डिटेल में और बताएं कब से आप ये निवेश अपना शुरू कर चुके हैं। मैं दिसंबर 16 से निवेश कर रहा हूँ, ऑलरेडी 6 साल से कर रहा हूँ, और 2 गोल अभी तो है। एक बच्ची है तो उसकी पढ़ाई के लिए अभी वो 6 साल की है, और रिटायरमेंट आफ्टर 25 इयर्स। ओके, तो दोनों के आपने पोर्टफोलियोज अलग बनाए हैं? बच्चे की पढ़ाई का अलग आपने फंड सिलेक्ट किए हैं और रिटायरमेंट के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाए हैं आपने? यस, हाँ। ओके, लगभग कितना रकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, मे बी आफ्टर 12 साल?
हाँ, अभी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने सोचा था कि अराउंड 25 to 50 lakhs हो रहा था, तो एट आफ्टर 12 years आई नीड 1.25 crore लाइक एक्सपेक्टेड। ये है पढ़ाई के लिए कि रिटायरमेंट के लिए? पढ़ाई के लिए 1 करोड़ अराउंड 1 CR। पढ़ाई के लिए। मतलब आपने महंगाई को फैक्टर इन किया है अपने इन्वेस्टमेंट में? हाँ, यस। ओके। और रिटायरमेंट के लिए आपने कहा 1.5 करोड़ रुपए। अब जब 12 साल के बाद आपको लगभग 1 करोड़ रुपए बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो रिटायरमेंट के लिए कितना जरूरत पड़ेगी 20 साल के बाद? ऑलमोस्ट 4 से 4.5 करोड़। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रतीक, पिछले 6 साल से आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और आपके अच्छे खासे फंड्स भी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ निवेश और बढ़ा सकते हैं आप अपने इन जो आपके फंड्स है उसमें? जो हर साल में 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूँ। 10% का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। प्रतिभा, इनका डिटेल क्वेश्चन हमारे पास है। ये अच्छा किया कि इन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज किया है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें तो 12 साल के बाद 50 लाख की शायद ज्यादा वैल्यू ना रहे। इन्होंने उसको अपग्रेड करके लगभग 1 करोड़ रुपए किया है और 20 साल में 1.5 करोड़ की जो अपनी टारगेट है रिटायरमेंट को, उसको बढ़ाकर लगभग 4 से 5 करोड़ किया है। पर क्या इनका जो इन्वेस्टमेंट है, मौजूदा इन्वेस्टमेंट, इस टारगेट को अचीव करने के लिए काफी लग रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट्स काफी इनके ऑलरेडी है आपके पास, इनके डिटेल्स भी हैं, बताइए। प्रतीक जी, आप बहुत ही एस्ट्यूट इन्वेस्टर हैं। एट द एज ऑफ 35 आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके उसको क्लियरली सेग्रीगेट भी किया है। अगर एसआईपी सिर्फ देखेंगे तो लगता है कि शायद होगा नहीं, लेकिन आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट है 2016 से। सो बच्चे का इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी 21 लाख आपने इकट्ठा कर लिया बच्चे के एजुकेशन के लिए। अगर आप कुछ भी इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो भी 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलेगा अगले 12 साल के लिए तो 80 लाख हो जाएगा। तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट्स ऑल इन द राइट डायरेक्शन कि आप अपने बच्चे का गोल इजीली मीट कर पाओगे। जहां तक रिटायरमेंट की बात है, आपने ये भी बताया था कि आज की तारीख में आपका एक्सपेंसेस 50,000 है। तो अगर 20 साल बाद आप रिटायर करोगे ना, तब आपका एक्सपेंस, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर आप 90 तक जियोगे तो आपको 6.5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी अपनी रिटायरमेंट के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने रिटायरमेंट के लिए भी एट द एज ऑफ 35 ऑलरेडी 42 लाख को इकट्ठा कर लिया। और ये 42 लाख को आप अच्छी तरह से मॉनिटर करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे तो वो ही 4 करोड़ हो जाएगा। तो आपका करंट इन्वेस्टमेंट क्वांटम जो है उसको आप इंक्रीज भी करें 10%, सो आपके गोल्स बहुत इजीली मीट हो जाएंगे। तो फंड्स, जहां तक फंड सिलेक्शन की बात आती है, तो आपने जो चुना है बच्चे का एजुकेशन के लिए, तो काफी मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी है। वे बेटर रिटर्न दे सकते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो ये मेरे हिसाब से आप अगर फ्लेक्सी कैप चूज करते हैं तो फंड मैनेजर वो कॉल लेंगे जब उनको मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरा एसेट लार्ज कैप, PPFAS फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर इस फंड्स में अगर आप करोगे तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे मेरा तो लार्ज कैप है और बाकी फ्लेक्सी कैप, और तो आपको बैलेंस हो जाएगा और वॉलिटिलिटी कम होगा। बट ओवरऑल आपका प्लानिंग बहुत ही अच्छा है। रिटायरमेंट में आपने ABSL टैक्स रिलीफ डाला है, उसके बदले में आई वुड सजेस्ट यू गो इन फॉर मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड। और इतने लंबे समय अवधि के लिए यू विल बी इजीली एबल टू मीट द गोल्स। जस्ट कीप मॉनिटरिंग इट द वे यू आर डूइंग इट करंटली। करने की जरूरत है आपको प्रतीक जी, उसके बाद आप अपने कर सकते हैं गोल्स अचीव। प्रतीक जी, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछिए। नहीं, बस वो तो अभी रिटायरमेंट के लिए मुझे वो 10% इंक्रीज करने की जरूरत है कि अभी इंक्रीज ना करूं? एज इट इज अगर आप नहीं करोगे तो भी मीट हो जाएगा। एक और चीज जो मैंने आपको बताया नहीं, आपका जो एग्जिस्टिंग फंड्स है HDFC मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें बने रहिए। बाकी जो आगे जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप ओरिएंटेड कीजिए। अगर आप इंक्रीज भी नहीं करोगे, अगर ये 12% रिटर्न देगा तो आपका गोल मीट हो जाएगा 6 करोड़।
क्योंकि ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सवाल, यस बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा, पूरी बात कीजिए। नहीं, अगर बच्चे का भी जो आप कर रहे हैं वो बिना इन्वेस्टमेंट्स के ही मीट हो रहा है, तो वो भी आप रिटायरमेंट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं कि आपका सारा रिटायरमेंट की तरफ। कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट जॉब। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ये एक सवाल हमारे पास आ रहा है फेसबुक पर कि एनपीएस अकाउंट खोलना वाकई आसान है प्रतिभा, आसानी से खोला जा सकता है? अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है एनपीएस अकाउंट खोलना, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। काफी इजीली ऑनलाइन हो सकता है, बट इन मोस्ट केसेस एम्प्लॉयर्स मदद कर देते हैं एनपीएस अकाउंट खोलने में। मोस्ट जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयर के थ्रू ही खोलते हैं, बट इवन अदरवाइज आप ऑनलाइन में लॉग इन करके you can Google and see. It's very easy to open the account. There's no problem at all in opening an NPS account. But हाँ, tier और one पीपीएफ को लेकर एक सवाल आ रहा है कि बिल्कुल बात पूरी कीजिए। Tier 1 अगर ओपन करेंगे तो ही Tier 2 ओपन हो सकता है, ये बात सिर्फ याद रखना। बिल्कुल, टियर 1 ओपन करे तभी टियर 2 ओपन हो सकता है। और एक छोटा सवाल पीपीएफ को लेकर दर्शक पूछ रहे हैं कि जो माइनर का अकाउंट है, माइनर का अकाउंट तो डेफिनेटली गार्जियन ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो कब तक माइनर ही कब तक वो जो अकाउंट है वो जिसके नाम पर खोला गया कब वो ऑपरेट कर सकते हैं? एट द एज ऑफ 18, जब वो बालिग हो जाते हैं? यस, all bank accounts, PPF also पेरेंट्स या जो गार्डियंस है वही ऑपरेट करेंगे। एट द एज ऑफ 18 उनका रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद बच्चे ऑपरेट कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपने 10 साल की उम्र में कर दिया तो ऑलरेडी 7-8 इयर्स उसका हो गया, और बाकी मैच्योरिटी बहुत कम टाइम में होगा, एंड इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द चाइल्ड। ओके, तो एनपीएस और पीपीएफ, ये दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिस पर आज हमने चर्चा की। प्रतिभा, बहुत धन्यवाद करेंगे आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में अब हम चर्चा करने वाले हैं मिड कैप स्पेस की। मतलब मिड कैप जो सेक्टर है, पिछले कुछ समय में हमने देखा बाजार के उतार चढ़ाव के साथ इस पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। तो क्या अभी सही समय है आपके पास मिड कैप में निवेश करने का? क्या फायदे इसके हो सकते हैं? और हम खासतौर पर बात करेंगे निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स की भी। हमारे साथ खास मेहमान, उनका परिचय करा दे। अनिल घेलानी, हेड पैसिव इन्वेस्टमेंट, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। अनिल, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु में। जैसा मैंने अभी कहा दर्शकों को कि पिछले कुछ समय से हमने देखा बाजार काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। बहुत सारे कारण है बाजार के वॉलेटाइल होने के। रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो अभी भी जारी है। यूएस में डेफिनेटली जो ब्याज दरें बढ़ती जा रही है। भारत में भी हम ज्यादा पीछे नहीं हैं ब्याज दरें बढ़ाने में। टोटली हमने देखा बाजार पर उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या मिड कैप में निवेश अभी करना चाहिए किसी को? देखिए, मेरे हिसाब से आपका जो एक हद से अपन कहे तो एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन जो डिफाइन होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वे में अगर मिड कैप फिट होता है तो उसमें एक हाई रिस्क प्लस हाई रिटर्न पोटेंशियल आपको रहता है। तो जैसे आपने कहा कि करंटली बाजार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, 2-3 रीजन है, ग्लोबल एज वेल एज लोकल। तो उसके चलते जो हमने बाजार में देखा है पिछले 6-8 महीने में काफी सारा करेक्शन आ गया है, और मिड कैप्स में यूजुअली करेक्शन काफी ज्यादा दिखता है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स 30-40% तक भी डाउन हो चुके हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहां टॉप डाउन कुछ रीजन से, कुछ ग्लोबल रीजन से जब भी मार्केट में करेक्शन है, तो इट कुड वेरी वेल बी कि भाई जब भी रैली स्टार्ट होती है तो आपको मिड कैप में अच्छा एक अपटिक मिल सकता है। नो डाउट, जैसे हमने पास्ट में देखा है, जब भी कोविड का क्राइसिस स्टार्ट हुआ मार्च 2020 में, तभी मिड कैप्स भी काफी हद तक लार्ज कैप से ज्यादा गिरे थे, बट जब भी वो रिकवरी हुआ तो बहुत फास्ट ज्यादा ग्रोथ हुआ था। तो जिन भी निवेशकों को थोड़ी हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल बनाने की क्षमता है, डेफिनेटली आपको मिड कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। बहुत अच्छा मौका मिल सकता है आपको भी। ओके, तो मिड कैप में एक्सपोजर लेने का ये अच्छा मौका है। और अगर मिड कैप में भी क्वालिटी स्टॉक्स में किसी को अच्छा एक्सपोजर चाहिए, उनको निवेश करना है, और अगर मैं पैसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स, इसकी खासियत के बारे में आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या है ये? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मेरा तो सिंपल थिंकिंग है, जहां भी अपन मिड कैप्स में आते हैं तो उसमें एक
सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर। आप जब भी एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि आप मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट में किसी गेस्ट आए, उनको लेके जाना है, तो आप अगर 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले गए तो आपको कोई कंफर्ट है कि भाई उसमें अच्छा क्वालिटी का फूड होगा, अच्छा पानी यूज करेंगे तो मेरे जो गेस्ट है उनको बीमारी होने का बहुत कम चांस है। उनको जो भी फूड पसंद है, चाइनीज, इटालियन, इंडियन, वो सिलेक्ट करके ले लेंगे। बट अगर वो बोले कि नहीं मैडम, मेरे को आपके ऑफिस के नीचे वो रोड साइड वेंडर है, वही का लोकल खाना खाने नरीमन पॉइंट आया हूँ बहुत टाइम बाद, तो लोकल स्ट्रीट फूड खाएंगे, तो आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखना है कि हाँ वो 15-20 स्टॉल्स है, उसमें से 1 या 2-3 स्टॉल ऐसे हैं जिसमें मैं ऑलवेज देखती हूँ कि बिस्लरी का ही पानी यूज होता है, अच्छा क्वालिटी का स्टफ आता है, तो मैं वही लेके जाऊंगी, ताकि उसके बाद सिलेक्शन कर लो कि भाई वो चाइनीज फूड ही मिलेगा आपको, बट क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप वो खाना खाने के बाद बीमार नहीं पड़ोगे। तो जब भी आप मिड कैप्स में जा रहे हो तो आप अच्छी क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस करोगे। तो आज आपको निवेश करना है मिड कैप में, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान में रखना चाहिए कि मिड कैप्स में अगर आप करो तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करना जरूरी हो जाता है। ये जो आपने इंडेक्स बताया बहुत अच्छा एक तरीका है निवेश करने के लिए, निफ्टी मिड कैप 150, क्वालिटी 50। तो जो पूरा मिड कैप का यूनिवर्स है उसमें से वो बेसिक 3 सिंपल क्वालिटी फिल्टर्स यूज करता है और उसमें से 50 स्टॉक सिलेक्ट कर देता है जो पूरा यूनिवर्स है उसमें से। अभी फिल्टर्स क्या है मैडम, मैं एकदम सरल शब्द में समझा देता हूँ। बेसिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिल्टर ये हुआ कि आपको जो बिजनेस में निवेश कर रहे हो उसका रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कहते हैं ROE, कि हम पैसा लगा रहे धंधे में उसका रिटर्न कितना आ रहा है हमारे को। ROE देखने के बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि लिवरेज कैसा है, मतलब जो डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं, मतलब कि धंधे में अपना खुद का पैसा कितना है और बोरोड फंड्स कितना है। तो जितना लोअर बोरोड फंड्स है, डेट कैपिटल जितना कम है, उतना वो धंधे का बेनिफिट रहता है। स्पेशली करंट सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट लग रहा है, यूएस में ब्याज दरें बढ़ रही है, ऑलरेडी इंडिया में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो कंपनीज में ज्यादा डेट है उनका इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होगा। तो जितना कम डेट टू इक्विटी है, लिवरेज कम है, उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। और तीसरा और आखिरी मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये कंपनी अच्छी है, चलो उसमें ROE अच्छा आ रहा है, बट उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो EPS जो है कंपनी का, वो कितना वोलेटाइल है, कि ये साइक्लिकल है कि ये कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। बस तो ये सिंपल चीज हो कि आज किसी भी बिजनेस में आप अगर बिजनेसमैन हो या आप किसी बिजनेस को एनालाइज करते हो, बेसिक जो 2-3 चीज देखते हो, वो 3 चीज से ये अच्छा ही फिल्टर कर देता है। और उससे जो ये इंडेक्स बना है, आप आमतौर तक मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में अच्छे से काफी लोगों ने सुना होगा। तो जैसे उसका ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE का रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 18 से 19% ऑन एन एवरेज, वो इंडेक्स का कंपनियों का ROE है। पर ये जो क्वालिटी 50 है उसका ROE लगभग 27 to 28% है, मतलब उससे काफी ज्यादा 8-10% ज्यादा ROE बनती है। और सिमिलरली जो उसका सेल्स ग्रोथ, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ है, वो भी काफी हद तक मिड कैप क्वालिटी में सेल्स ग्रोथ 5-6% चल रहा है करंटली, वेयरएज क्वालिटी 50 में 12-13% के आसपास का सेल्स ग्रोथ चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये टाइप के, जैसे आपने कहा मैडम की करेक्शन हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, शायद आप मिड कैप में निवेश करने के लिए ये एक वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अपन ये कभी नहीं बोल सकेंगे यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे ज्यादा बाजार नहीं गिरेगा। यस डेफिनेटली थोड़ा वॉलेटिलिटी और है, माइट बी आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखेगा, बट ये जो करंट मौका है माइट बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर कैसे निवेशकों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, स्पेशली इस टाइप के किसी फंड में जो कि निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है? कोई ऐसे फंड में निवेश क्यों करे, उसके लिए क्या फायदे होंगे, और यूजुअली जो एक टाइम होराइजन होना चाहिए ऐसे फंड के लिए वो कितना हो? देखिए, जब भी इक्विटी में निवेश करें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन तो होता ही आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से। जहां तक मैं समझता हूँ मिड कैप में आप निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम आप एक हद तक 3 to 5 years 5-7 years का होराइजन लेके ही चलना चाहिए। तो उसमें हिस्टोरिकली जो अपन ने देखा है कि ये जो मिड कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स है उसका हम जैसे 5 years का रोलिंग रिटर्न देख ले। रोलिंग रिटर्न माने कि हर दिन का रिटर्न्स को रोलिंग देखते रहे ताकि एक कंपेरेबल अच्छा मिले। तो 5 साल का रोलिंग रिटर्न्स, अब अगर मैं देखूं हिस्ट्री 2005 से, मतलब पिछले अबाउट 18-20 साल 15 साल का डेटा, तो मिड कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स जो है उसका रिटर्न 5 year रोलिंग रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली 19%, 19% CAGR। और जो ब्रॉडर यूनिवर्स है, जो इंडेक्स जो अपन ने पहले बहुत बात की निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, उसका रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली 15%। तो जो प्लेन वनीला ओवरऑल पूरे मिड कैप यूनिवर्स का जो रिटर्न है 5 साल का रोलिंग रिटर्न एवरेज, वो 15% है,
जबकि मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स का रिटर्न जो है वो 19% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4% का आपको आउट परफॉर्मेंस या अल्फा दिखता है। और दूसरा एक जो कहे कि डाउन साइड प्रोटेक्शन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिस्क है नो डाउट, क्योंकि ये इक्विटी में निवेश करता है। तो ये जो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 है, उसमें हिस्टोरिकली कोई भी 3 ईयर का रिटर्न देखिए रोलिंग बेसिस पे, तो देयर इज अ डाउन साइड अप्रोक्सीमेटली 12% से गिरा है। CAGR 12% 3 साल में, मतलब बहुत बड़ा फॉल होता है। आज आपका मेरा हार्ड अर्न मनी 1 लाख रुपया भी है, 5,000 रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, तो 12.5% 12% CAGR फॉल बहुत बड़ा होता है। बट यही सेम 3 साल का रोलिंग में अगर अपन ने निफ्टी मिड कैप 150 का फॉल देखा था, तो वो 17% था। मतलब काफी हद तक उसने डाउन साइड भी प्रोटेक्शन करी हुई है हिस्टोरिकली। सीधी सी बात है कि जब भी बाजार में नेगेटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट आता हाई है और रिस्क मार्केट टेकिंग गिरता है, इन्वेस्टर्स हैं इन वेरी नटशेल। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वेरी हाई रिस्क टेकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप ये सूटेबल मानेंगे? वेरी हाई रिस्क टेकर के लिए तो है डेफिनेटली, बट उसमें भी जिनको एक ये है ना कि भाई मेरे को मेरा डाउन साइड प्रोटेक्ट करके रखना है, बट थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा अपसाइड के लिए मेरे को चाहिए, उन निवेशकों के लिए ये मैं बहुत ही अच्छा सजेस्ट करूंगा। बट यस, यू आर राइट, थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप जिसको इंटरेस्ट है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सुटेबल हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच अनिल, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। तो